अफगानिस्तान में अवाम में कोहराम है। लेकिन उन्हें तालिबान में इंसाफ दिखता है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे। अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार है। लेकिन उन्हें तालिबान में इस्लामी उसूल दिखता है। वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलाएंगे। आतंक के बड़े बड़े सौदागरों की सरकार है। लेकिन उन्हें तालिबान में उम्मीदें दिखती हैं। ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबानी सरकार का अब्दुल्ला दीवाना। आप सोच रहे होंगे कि अब्दुल्ला कौन? वही अपने फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को तालिबान से बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद ये कि तालिबान इस्लामी उसूलों पर इंसाफ वाली सरकार चलाएगा। तमाम खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर संबित पात्रा होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों से आपका जल्दी से परिचय करा देते हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। इरफा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता बन गई हैं, वो वहां से बोलेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं। खास मेहमान सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर ये भी बताएंगे कि अब महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं उनको भी उम्मीद है बड़ी तालिबान सरकार से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भगवान जब आचार्य वाल्मीकि से ये काम ले सकता है कि उनसे रामायण लिखवा सकता है, तो मुमकिन है कि भगवान तौफीक दे दे इन जिहादियों को। अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है। सुनिए, चुन चुन कर सुनिए, भारत में तालिबान के हम नवाजों को बस सुनते जाइए। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में। अब तालिबान पर उम्मीद से है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। कहा है उन्हें तालिबान से बेहतर सरकार की उम्मीद है। शेख अब्दुल्ला की जयंती पर उन्होंने कहा तालिबान को इस्लामिक सिद्धांतों को मानना चाहिए और दुनिया से अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, जिसमें वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा हो। हैरान हो या ताली पीटे फारूक अब्दुल्ला की इस दरिया दिली पर, उम्मीद और बधाई के इस दौर का चरित्र देखिए। खबर है कि अफगानिस्तान में सरकार की घोषणा हुई। मुल्ला हसन अकुंद ने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, अलकायदा के टॉप आतंकी अयमन अल जवाहिरी ने ऑडियो संदेश जारी कर बधाई दी। बधाई बनती भी है। आखिरकार अखुंज़ादा के नाम बामियान में दिखाई गई ये बहादुरी भी दर्ज है। पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, तब अखुंज़ादा ही वो कमांडर थे जिनके नेतृत्व में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी। यही नहीं, दहशतगर्दी के लिए दी गई अखुंज़ादा की कुर्बानी भी देखिए। अखुंज़ादा ने अपने बेटे को ही आत्मघाती हमलावर बना दिया था, सुसाइड बॉम्बर। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का बेटा अब्दुल रहमान हेलमंद में आत्मघाती हमला करने के दौरान मारा गया था। ये हमला जुलाई 2017 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया गया था। देखिए, तालिबान ने जो अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस की है, ये एक तरीके से काफी शर्म की बात है विश्व समुदाय के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए
और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कंट्री जो ये विश्वास कर रहा था या करना चाह रहा था कि तालिबान 2.0 जो है वो अलग है तालिबान 2.1 से। और फारूक अब्दुल्ला को तालिबान सरकार बेहतर दिखाई दे रही है। तालिबानी सरकार के मंत्रियों की क्वालिफिकेशन है आतंक की बड़ी से बड़ी डिग्री जो उनके पास है। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है, जिस पर $1 करोड़ का इनाम है। वो ISI का चहेता है। उसके साथ साथ तमाम कट्टरपंथियों को सरकार में जगह दिलाने में पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ISI चीफ फैज हमीद इसी सरकार को बनवाने के लिए काबुल में डेरा डाले बैठे थे और फारूक अब्दुल्ला तालिबान की सरकार पर ताली ठोक रहे हैं। आगे देखिए तालिबान सरकार का चरित्र। पाकिस्तानी पाठशाला में आतंक का पाठ पढ़ाने वालों की सरकार में एक से बढ़कर एक आतंकी हीरे तलाश कर तालिबानी सरकार बनाई गई है। कुल 33 रत्नों में से एक रत्न है तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाला फरमान इन्हीं का था। अब जरा समझिए कि तालिबानी शिक्षा मंत्री की अक्ल पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा है। शिक्षा मंत्री बनते ही बकी ने फरमाया है कि आज की तारीख में PhD या मास्टर्स डिग्री की कोई अहमियत नहीं। आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज करते हुए कहते हैं, आप देखिए सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई PhD, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम है। पहले ही दिन उसने महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। महिला कल्याण मंत्रालय भी निरस्त कर दिया गया है। वली द दिन पे वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته په هان نه دی هغه د ماستر نه دی دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला तालिबानी सरकार पर मेहरबान है। प्रदर्शनकारी अफगानियों पर ही चाबुक और गोलियां चला रहा तालिबान उनकी नजर में अच्छे से सरकार चलाएगा। फारूक के इस बयान पर यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे। जहां पर जुल्म के और ताकत के दम पर हुकूमत ली गई हो, छीनी गई हो, वहां पर कानून को स्थापित करने की बात वो कह रहे हैं, वहां पे लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ शरिया कानून की भी बात कर रहे हैं जो हुकूमत शरीयत के खिलाफ ही हासिल की गई है। शरीयत में जुल्म की छूट है कहां? मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहूंगा कि तालिबानी सरकार के कौन सी मॉडल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो सरकार जो उन्होंने 20 साल पहले दी थी, यहां पर वहां पर हिंदू और सिखों को मार भगाया, यहां से वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया? उन्होंने इस तरह से बात की है कि वो रूल ऑफ लॉ पे चलें। अगर इस तरह से हम भी चाहते हैं कि पड़ोस में शांति रहे, हमारे लिए भी खतरा ना बने और वहां पे भी ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चिंताजनक वहां सब जो है इस वक्त स्थिति है। पूरी दुनिया आतंकियों की इस महासमागम वाली सरकार पर दंग है, लेकिन टेररिस्तान वाली ये सरकार फारूक अब्दुल्ला के मन में उम्मीद जगा रही है। हालांकि सरकार गठन के बाद तालिबान कह रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरहद पार और अंदर पाकिस्तान परस्तों को ये बड़ा झटका जरूर लगा है। कश्मीर एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहआमीज़ तरीके से और बातचीत के जरिए सुलहआमीज़ तरीके से वो हल करे। टेररिस्तान वाली तालिबान सरकार पर उम्मीद की मुहर जब फारूक अब्दुल्ला लगाते हैं तो सवाल उनकी राजनीति पर उठता है। भारत का कोई भी राजनेता ऐसी आतंकियों की सरकार पर उम्मीद आखिर कैसे जता सकता है? आज तक ब्यूरो। और अब तो लिस्ट बढ़ रही है। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, महबूबा मुफ्ती को भी शरीयत कानूनों पर सरकार चलाने वाली तालिबान सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। महबूबा कह रही हैं कि तालिबान तो सही शरीयत कानून लागू करना चाहिए जिसमें महिलाओं के अधिकार की भी बातें होंगी और तालिबान अगर ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में मिसाल बन सकता है। जल्दी से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है।
तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। कैसे मिसाल बन सकते हैं, यही सवाल तो आज हम पूछेंगे। आपको दिखाते हैं एक एक करके वो तमाम मंत्री, आतंकियों की पूरी फौज है जिसकी जितनी बड़ी आतंकवादी के तौर पर भूमिका, उसको किया गया है शामिल। पहले मुल्ला मोहम्मद अखुंद को देखिए, यूएन की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है ये शख्स। एक के बाद एक आप जब देखेंगे, और ये प्रधानमंत्री बना है। बामियान में बुद्ध मूर्ति तोड़ने वाला ये शख्स मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी बताया जाता है, जो 26/11 में आरोपी भी रहा है, माफ कीजिएगा 9/11 में आरोपी रहा है। खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना गृह मंत्री बन गया है। और इरफा जान, आपसे मेरा सवाल है कि जब ऐसी आतंकियों की लिस्ट है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी गृह मंत्री बन रहा है, तो आपको फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि उम्मीद है उन्हें इस सरकार से? कैसे? जी 31 अगस्त 2021 को, यानी 10 दिन पहले भी नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारे एम्बेसडर टू कतर की और तालिबान की एक मीटिंग दोहा में होती है। वहां हमारी सरकार जो है तालिबान को एक मेमोरेंडम सबमिट करती है। मेमोरेंडम में लिखा है कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, तालिबान ह्यूमन राइट्स जो है उनका उल्लंघन ना करे, बल्कि ह्यूमन राइट्स लोगों को रिस्पेक्ट करे, वो वहां की महिलाएं और वहां के रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करे। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, ये जो सारे मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था ना, अभी एक हफ्ता पहले मेमोरेंडम कतर में सबमिट करके आए हैं तालिबान को, क्या उस टाइम पे हमारी सरकार को शर्म नहीं आ रही थी तालिबान से उम्मीद करने में, कि तालिबान से उस टाइम पे आपको शर्म नहीं आ रही थी उनको बोलने में कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना कीजिए? आज जब फारूक साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो हमने मेमोरेंडम में कुछ एक हफ्ता पहले सबमिट किया है, तो फारूक अब्दुल्ला विलन हो गए। क्यों विलन हो गए? कहा कि महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, प्लीज ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, सभी मुल्कों और देशों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। आप एक बात मानिए अंजना जी, अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं फारूक साहब जी ने इसका उल्टा कह दिया होता, अगर फारूक साहब कहते कि बाकी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मत रखो, अपनी महिलाओं पे जुल्म करो, अत्याचार करो, अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट मत बनाओ, तब तो आपने पूरे देश में आग लगा दी होती, तब तो फारूक अब्दुल्ला पे आपने 4 केसेस लगा दिए होते। देखिए ये मुसलमान टेररिस्ट कैसी बात करते हैं, कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट मत बनाइए, कहते हैं कि महिलाओं के उल्लंघन की बात करते हैं। तो क्या कहें जब कहते हैं ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, आपको उससे भी दिक्कत, जब कहते अगर कहेंगे गलती से कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स को ना रिस्पेक्ट कीजिए, उससे भी दिक्कत, तो कहेंगे क्या मैडम, ये बताइए ना आप। और यही चीजें जो सभी चीजें बोली गई, बाकी जो आपने नीचे नोट किया वो अगले जवाब में। जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। उन्होंने संबित पात्रा, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो तो उल्टा सरकार को घेर रही है, आपको शर्मानी चाहिए, आप ही ने जाकर बातचीत की है, अभी मेमोरेंडम सौंपा है। देखिए ठीक है, इनके बातों पे मैं बाद में शर्माऊंगा, मगर पहले मुझे एक आपत्ति है। इरफा ये पूरा इनसे बुलवा लीजिए पहले, फिर मैं बोल लूंगा। देखिए इनके बात पे मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले तो मुझे एक आपत्ति है। देखिए अभी मैंने मुनव्वर राणा, जो कि समाजवादी पार्टी से बड़े जिनकी नजदीकियां हैं, उनकी बेटी वहां की स्पोक्स पर्सन भी है। देखिए मुनव्वर राणा जी की अभी बयान को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वाल्मीकि जी की कंपैरिजन उन्होंने तालिबान के साथ की, वाल्मीकि जी को डकैत कहने की भी हिमाकत उन्होंने की है। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, ये बहुत गलत धारणा है। वाल्मीकि जी अपने आप में ही ईश्वर हैं, करोड़ों लोग वाल्मीकि संप्रदाय के हैं। हमारे वाल्मीकि बंधुओं के लिए मैं कह दूं, वाल्मीकि गुरुदेव जी प्रकट कीनो राम, आप न होते जगत में तो कौन जपता राम। इतनी बड़ी शख्सियत है
ये खुद ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है, उनको तालिबान के साथ कंपेयर करना, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुनव्वर राणा और समाजवादी पार्टी के इस बयान का घोर निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं आह्वान करता हूं कि बिल्कुल इस विषय पर उन्हें मुनव्वर राणा जी से बिल्कुल जवाब तलब करना चाहिए, उन्हें माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। संबित जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर उन पर दर्ज है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को डिसमिस करने से इनकार कर दिया, यानी उन पर इस मामले में केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है। अब वापस विषय पर। जी, अच्छी बात है, मैं विषय पर आता हूं। देखिए, यहां पर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, तालिबान को कहीं ना कहीं आगे रख करके अपनी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आज से कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, ये क्या इंडिया के बाप का है जो तुम ले लोगे पीओके को, ये तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? वैसे वह चूड़ियां पहनने को कभी कमजोरी की निशान नहीं मानता, मगर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है जो आपको पीओके दे देगा। आप सोचिए, इस प्रकार का बयान देने वाले व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो लोग कहते हैं आर्टिकल 370 को छूकर तो दिखाओ, 1000 जन्म मोदी जी को लेना पड़ जाएगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आग लग जाएगी, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्वाभाविक है ये शरिया कानून के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ये हमेशा शरिया कानून के पक्ष में ही खड़े होंगे। पूरे देश में शरिया लगे उसके पक्ष में तो फारूक अब्दुल्ला भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, कांग्रेस के कई नेता भी थे कि पूरे हमीद अंसारी जी खुद थे कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में शरिया कानून लग जाए। ये तो इन लोगों का मकसद रहा है। और देखिए, कश्मीरी पर 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर करके, आप जानती हैं अंजना जी, जब आप बैठे हैं यहाँ, सुशील पंडित से आप विस्तार से पूछ लीजिएगा, जब कश्मीर में इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला था उस समय मस्जिद से क्या कॉल होती थी? मस्जिद से कॉल होती थी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप मारे जाइए, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम में, या तो घर छोड़ के चले जाइए। और अगर जाएं तो अपनी महिलाओं को छोड़ के जाएं, आप जाएं तो अपनी महिलाओं को छोड़ के जाएं, उनका भोग हम करेंगे। ये सोच रहा है इन लोगों का। ये कॉल मस्जिद जैसे पाक स्थान से होती थी। मेरी बात मत माने, कश्मीरी में इन कॉल को क्या कहते थे अभी सुशील पंडित जी से आप पूछ लीजिएगा। आप उन लोगों से क्या अपेक्षा करती हैं अंजना जी? वो क्या बोलेंगे? क्या बोला महबूबा मुफ्ती ने? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अमेरिका जैसा इतना साम्राज्यशाली राष्ट्र गिर गया, तालिबान ने उनको हरा दिया। ए भारत की सरकार, संभल जा, आर्टिकल 370 तू लगा दे फिर से, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र अमेरिका की सरकार की तरह होगा और हम कश्मीरी जो है वो तालिबान की तरह तुम्हें गिरा देंगे। खुद आप बताइए, खुद वो कश्मीर की जनता को, आवाम को, और मुझे तो कष्ट हो रहा है कहते हुए, मुसलमानों को तालिबान के साथ खुद इनके नेता कंपेयर कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना है ऐसा नहीं है। मुसलमान बिल्कुल तालिबान के साथ खड़ा। नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े सदस्य कहते हैं कि मैं हिंदी मुस्लिम हूं और मैं स्वागत करता हूं तालिबान का। और तो और उसके साथ अब देखिए, बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लॉ मेकर है इस कंट्री के, वो खड़े हैं तालिबानियों के साथ। वो कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ कंपेयर करते हैं। शशि थरूर ने कहा हिंदू तालिबान, हिंदुओं को तालिबान के साथ कंपेयर करना। देखिए, ये सब इतना हम यूज्ड टू हो चुके हैं अंजना जी कि अब डिबेट करते हुए भी लगता है हम काहे को डिबेट कर रहे हैं। रागिनी जी रुक जाइए, इरफा जी मैं जवाब लूंगी आपसे जल्दी से। एक बार रागिनी जी से और पंडित जी से कमेंट ले लें, माजिद हैदरी साहब से, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। रागिनी जी, सरकार किस तरह से हैंडल कर रही है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि हमारे कई लोग हैं वहां पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था, हमारे वर्कर्स वहां पर है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना ताकि वहां पर परेशानी ना हो उन लोगों को, अलग बात है। लेकिन यहां पर आकर उस सरकार की प्रशंसा करना जिसमें आतंकियों की पूरी फौज है, क्या कांग्रेस पार्टी से गलत मानती है? अंजना जी, कांग्रेस पार्टी तो ये मानती है कि फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी नेता हो, वो क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोदी सरकार साफगोई से कुछ क्यों नहीं कह रही है। सबसे ज्यादा भयावह और सबसे ज्यादा चिंताजनक इस पूरे अफगानिस्तान तालिबान प्रकरण पर अगर कुछ है तो वो मोदी जी की चुप्पी है। और मैं समझती हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जो आज यहां बैठे हैं और तमाम चैनल्स पर भी जाएंगे, और मोदी सरकार को विपक्ष के नेताओं के बयान की बाल की खाल निकालने का अधिकार तब होगा जब स्पष्ट रूप से देश की जनता को यह बताएं कि जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनकी तत्कालीन परिस्थिति का क्या आकलन है, उनको वापस लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजिक प्लान है,
वो बताएं कि जो नई तालिबानी सरकार बनी है उसमें 33 सदस्यों में एक भी महिला नहीं है। इस पर मोदी जी क्या सोचते हैं? 33 सदस्यों में से 30 पश्तून है और ज्यादातर ग्लोबली डिफाइंड टेररिस्ट हैं। इस पर मोदी जी की क्या प्रक्रिया है? वो ये भी बताएं जरूर कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति अफगानिस्तान का शीर्षस्थ नेता होगा, मोदी जी इस बारे में क्या राय रखते हैं? और ये तो जरूर बताएं कि हक्कानी ने सिराजुद्दीन हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क के तमाम आतंकी जो मंत्री बनेंगे अब अफगानिस्तान में, वहां पर जाकर राज करेंगे, वो हक्कानी नेटवर्क जिसका संचालन और नियंत्रण आईएसआई के पास है, तो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में कितना बढ़ेगा और इसका दुष्परिणाम कश्मीर पर क्या होगा, इसके बारे में मोदी जी क्या सोचते हैं? और ठीक है, आप कह रही हैं डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करना चाहिए और शायद इसीलिए एक द्विपक्षीय वार्ता हुई दोहा में, जिसमें दीपक जी गए हमारे एम्बेसडर और वहां पर तालिबानी प्रतिनिधि से बात करके आए। और उसके तुरंत बाद तालिबान 2 बड़े बयान देता है। पहला ये कि चीन हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा, और एक बयान जो आपने अभी दिखाया, मैं उसका खंडन करती हूँ। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है, 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है, तालिबान क्लेम दे हैव राइट टू स्पीक फॉर मुस्लिम्स इन कश्मीर। तालिबान ने स्पष्ट तौर पर 3 दिन पहले कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों की आवाज को हम बुलंद करेंगे। दोनों ही खबरें हमारी हैं, दोनों ही खबरें हमारी हैं रागिनी जी, क्योंकि उस दिन एक सेकंड आपको बता देती हूँ, अलकायदा ने जब बधाई दी तालिबान को तो उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे। जी, उन्होंने कहा था कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन कल सरकार बनने के बाद पाकिस्तान टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, हमने वही दिखाया। जी, मेरी बात मानती, हाँ पूरी कीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, अगर दोनों बात हैं तो ये बात साफ नहीं है कि कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार कहते हैं करेंगे, एक बार कहते हैं नहीं करेंगे। तो अगर कश्मीर में दखल अंदाजी का दावा किया जाता है तालिबान द्वारा, तो मोदी जी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं मुंह में दही जमाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कहना ही पड़ेगा अंजना जी कि अगर 56 इंच के सीने की बात हो, अगर लाल लाल दिखाने की बात हो, तो ये धमकी केवल देश की सियासत में विपक्ष के नेताओं तक सीमित है। जब उन मुल्कों की बात आती है जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, आतंकी गतिविधि करते हैं, हमारे देश के निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, भारत मां को लहूलुहान करते हैं, तो ये 56 इंच का सीना सिकुड़ कर। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा, फिर मैं जाऊंगी। ये सारे प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब चाहती हूँ। एक सवाल और जोड़ दूं 10 सेकंड में। आपने इस्लामिक और शरिया पर बहुत ज्यादा यहाँ पर बात की, एक लाइन में की प्रवक्ता जवाब देंगी, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि उस मिडिल ईस्ट में, उस सऊदी अरब में भी शरिया लॉ होता है, जहां पर मोदी जी जाकर राजकुमार के साथ गलबैया होते हैं, जहां पर मस्जिद का दौरा करते हैं, ठीक है, और जहां से बहरीन और यूएई से हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर वापस लेकर आते हैं। तो या तो मोदी जी दोगली राजनीति कर रहे हैं या फिर विपक्ष के नेताओं को जबरन घसीटा जा रहा है विवाद में। चलिए देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुना, मेरी बात सुन ली जाए। मुझे तो लगता है कभी कभी कि कांग्रेस वालों को तालिबान से ज्यादा दिक्कत मोदी जी से है। इतने मिनट तक तो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती रही मोदी जी के मुंह में दही, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, तालिबान के बारे में शायद कुछ बोला ही नहीं। बहरहाल इनका मुख्य प्रश्न था कि मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं है। कमाल की बात है, कुछ फर्क है कि नहीं अंजना जी मोदी जी और राहुल जी में? एक बोलता ही रहता है, कुछ करता नहीं है, एक बोलते नहीं है, कर देते हैं। यही फर्क है दोनों के बीच में। आप देखिए आर्टिकल 370 के बारे में मोदी जी बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, बोलते हो गया। आर्टिकल 370 हट गया तो क्यों हट गया, क्यों हट गया? राम मंदिर कब बनेगा, मोदी जी बोलते नहीं है, डेट बोलते नहीं, हो गया, बन रहा है तो क्यों बना दिया? अरे सीए के बारे में मोदी जी बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, हो गया, आ गया तो क्यों आ गया सीए, हटाओ सीए, हटाओ सीए। पाकिस्तान के बारे में मोदी जी बोलते नहीं है, मोदी जी बोलते नहीं है। एयर स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो बोल रहे हैं कि अच्छा कहां है, फर्जिकल है ये, तो हमें प्रूफ दिखाओ, कितने कौवे मारे, कितने पेड़ गिराए। मोदी जी और राहुल जी में यही फर्क है, एक कुछ जानता नहीं और केवल बोलता रहता है, तो अफगानिस्तान पर कुछ बड़ा करेगी सरकार और करते हैं, बोलते नहीं। आतंकियों की सरकार पर कुछ बड़ा करेंगे आप लोग? अंजना जी एक रिबटल का मौका दीजिए। अंजना जी सुनिए, अंजना जी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी इसका जवाब आपने खुद बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ दिया। आपने कहा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्कर्स वहां पे हैं, हजारों भारतीय वहां पर हैं। आप क्या चाहती हैं? आप भी जो चाहती है हम भी वही चाहते हैं कि हमारे ये भाई बहन सुरक्षित वापस आ जाए। इंडिया डिप्लोमेटिकली एक्ट करेगा। इंडिया कोई टीवी डिबेट में भाग नहीं ले रहा है कि अभी जाके जवाब दे देना है। ये कैसी बात कह रहे हैं? देखिए नहीं, देखिए मैं
क्यों? दोनों भारतीय हैं, दोनों हम दोनों भारत का हित चाहते हैं। आप जो चाहती हैं वो इफराजी चाहती हैं, दोनों पाकिस्तान का हित चाहते हैं। लेकिन मैं आऊंगी ब्रेक के बाद। सुशील पंडित जी, इरफान ने जब बोला था तब से आप हाथ उठाए थे, ठीक है? मैं आप दोनों से शुरू करूंगी, अगले हिस्से में शुरू करूंगी, प्लीज रुक जाइए। सुशील पंडित जी, इरफान जी जब बोल रही थी आपने हाथ उठाया था। मैंने हाथ इसलिए उठाया था, हालांकि सरकार अपना पक्ष स्वयं रखेगी। जब सरकार ने मेमोरेंडम दिया था तब तालिबान ने सरकार नहीं बनाई थी, तब वहां पर औरतों पर अभी जुल्म शुरू नहीं हुआ था। पिछले एक हफ्ते में बहुत पानी बह गया है काबुल दरिया में। आपने देखा किस किस तरह के आतंकवादी सरकार में आए हैं। आपने देखा वहां पर औरतों की स्क्रू ड्राइवर से मुंह नोचा जा रहा है, निहत्थी औरतों के ऊपर बर्बरियत की जा रही है। आपने क्या क्या नहीं देखा पिछले एक हफ्ते में। लेकिन आपको अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए एक हफ्ता पहले भारत द्वारा की गई उस पहल पर आपत्ति है जिसके तहत आप अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लेना चाहते हैं, और आप उनको यह सलाह देना चाहते हैं कि आप सरकार का गठन जब करें तो अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए करें। आप उससे अपनी पापों को धोना चाहती हैं, उस पुरानी एक हफ्ते की बात से जिसका कोई संदर्भ आपने नोच लिया है। इरफा, आप उसकी सच्चाई से आंखें मूंद करके ये सब बरगलाती हैं लोग, और फिर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। तो सुशील पंडित जी बात पूरी कर पूरी कर लें, मुझे लगा उन्होंने पूरा करके सवाल। ठीक है, रुक जाइए इरफा, रुक जाइए। हाँ बोले पंडित जी, मुझे लगा आपकी बात पूरी हो गई, आपने सवाल पूछा। हाँ, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये ऐसे लोग हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है। तो तालिबानी सरकार का अब्दुल्ला दीवाना, आप इसी पर देख रहे हैं चर्चा, क्योंकि उम्मीद दिखाई दे रही है तालिबान की नई सरकार में आतंकियों की पूरी फौज है। हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री अखुंद हो या फिर हक्कानी उनके गृह मंत्री, दोनों ही आतंक के गढ़ हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है आतंक के, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम लोगों को उनमें उम्मीद नजर आ रही है। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं दोहा गुट, ये जो दो थे ना, मुल्ला बरादर और उसी के साथ शेख अब्बास, इन दोनों को शंटिंग कर दिया गया है, एक तरह से डेप्यूटी पीएम बनाया गया है मुल्ला बरादर को। मुल्ला बरादर दोहा में भी बातचीत के लिए गए थे। माना जा रहा था कि थोड़े से वो ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि विश्व में मान्यता मिले तालिबान को, बेहतर परिस्थितियां बने, जो छवि है वो बदले, उसके लिए वो महिलाओं को भी समावेशी लेकर सरकार को आगे ले जाना चाहते थे। तो ये तो नौबत है, लेकिन इसी के साथ अब जो पंडित जी कह रहे थे उस पर मुझे लगता है इरफा आपको एक जवाब देना चाहिए। उसके बाद मैं माजिद हैदरी आपके पास आऊंगी, आप जवाब देना चाहिए। ठीक है पंडित जी, बात पूरी कर लीजिए, करिए, दो लाइन में पूरी करिए, फिर जवाब लीजिए। जी रुक जाइए, उनकी बात पूरी नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करती हूँ। पहली बात जी, रुके वो सुशील पंडित बोल रहे हैं। सुशील पंडित जी उसके बाद आप जवाब बोलिए। सुशील पंडित बोल रहे हैं, एक सेकंड इरफान, जल्दी से, एक सेकंड, टाइम मत वेस्ट कीजिए प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, थैंक यू। देखिए, बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि असली वाला इस्लाम, असली वाली शरीयत लागू कीजिए, वो जिसके लिए आप बदनाम हुए थे वो मत कीजिए। कमाल है, तालिबान को इस्लाम नहीं मालूम, अलकायदा को इस्लाम नहीं मालूम, वहां ISIS को, बगदादी को इस्लाम नहीं मालूम, उधर बोको हराम को इस्लाम नहीं मालूम, इधर अल शबाब को इस्लाम नहीं मालूम, लश्कर तैयबा को इस्लाम नहीं मालूम, हिजबुल मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद को इस्लाम नहीं मालूम। सारा इस्लाम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मालूम है असली वाला। ये क्या नाटक है, क्या पाखंड है ये? जवाब दीजिए इरफा जी। अंजना जी, मैं जवाब, पहली बात, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे हमारे देश के सबसे, मुझे लगता है, चहीते प्रेसिडेंट थे। वो भी एक मुसलमान थे और उनको भी इस्लाम मालूम था, वो भी एक इस्लाम होता है, लेकिन आप नफरत वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान के लोग जो है महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के, आप जवाब ले लीजिए सुशील पंडित जी। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका, थोड़ी तमीज वापस दिखाइए। अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे जी, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे, बोलने तो दीजिए प्लीज। ऐसे क्या बोले जा रहे हैं आप, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि तालिबान जो है महिलाओं के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं इनको कहना चाहती हूं, जो CAA का कानून लाया था और जब हर टीवी
टीवी चैनल पे बैठ के आप ही ने तालियां बजाई थी, तब क्या हमने ये नहीं कहा था कि मुसलमान भी कभी कभार प्रतिष्ठित होते हैं, मुसलमानों के साथ भी कभी अत्याचार होता है। इस सीएए कानून से मुसलमान महिलाओं को बाहर मत कीजिए। हमारे देश में दिल्ली से मुसलमान महिलाएं डिपोर्ट हुई, आप आज टीवी पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं मुसलमान महिलाओं के लिए। नहीं साहब, आपसे नहीं चाहिए सीएए में रखिए उनको। टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। एक सेकंड, टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। माजिद हैदरी, मैं आ रही हूँ। माजिद हैदरी, क्यों इतनी मोहब्बत हुई जा रही है? एक सेकंड, ये जो इतने सारे हमनवाज निकल रहे हैं तालिबान के, एक सेकंड सबकी आवाज नीची कर दी। माजिद हैदरी, इतने सारे हमनवाज निकल रहे हैं तालिबान के, इसका क्या मतलब है? हक्कानी और उसका जो भी करा धरा है वो क्या हमें पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि पाकिस्तान के आईएसआई की लिस्ट पर ये तमाम वहां पर मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कहीं दीप जले कहीं दिल। माननीय संबित पात्रा जी, कितनी विडंबना की बात है कि जब हमारे अखंड भारत के वासी तालिबान खुशी मना रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हम वही पुराना राग आराप रहे हैं, वही हम रोना रो रहे हैं कि वहां पे शरीयत का कानून आ रहा है, वहां इस्लामिक राष्ट्र। जब आरएसएस क्यों आए हैं? देखिए संबित जी, आपने जब बोले, मैंने तो बात नहीं की, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूँ भाई मेरे, आपने ये अमेरिकन ड्रेस क्यों पहन लिया, यही पूछ रहा हूँ। गोल्डन टाई। डॉक्टर साहब, मैं अपने कपड़ों पर भी आऊंगा, आपके वस्तुओं पर भी आऊंगा, मुझे अपना पक्ष पूरा कपड़े पे नहीं, नाराज हो जाएंगे तालिबानी भाई आपको इस ड्रेस में देखेंगे तो। नहीं सर, कोई बात नहीं। देखिए जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तालिबान ने वहां पे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो प्रॉब्लम है। वैसे अंजना जी कहां से बोल, अफगानिस्तान में तो नहीं बैठे हैं कहीं ये? डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ी सी तमीज दिखा, थोड़ी सी तहजीब दिखा दें। लखनऊ के इलेक्शन आने वाले, प्यार से पूछ रहा हूं, अफगानिस्तान पे ये सीढ़ियां कहाँ की हैं? ये सीढ़ियां ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, एक बार संबित जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। संबित जी बात पूरी होने दीजिए। माजिद हैदरी, चलिए माजिद हैदरी, आपको अफगानिस्तान में खुशी दिख रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाग रहे हैं लोग, अपने बच्चों को, सैनिकों को महिलाएं दे रही हैं, आपको खुशी दिख रही है? अपनी ही महिलाएं जो विरोध कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की दखल अंदाजी के खिलाफ, उन पर गोलियां बरसाई। संबित पात्रा जी को दिख रही है। जी मैडम, यहाँ पर भी महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ होता है। दलित आपको इंडिया और अफगानिस्तान एक लग रहा है? उसका शव योगी सरकार ने डीजल से जलाया था, तालिबान ने किसी महिला का शव डीजल से नहीं जलाया। योगी सरकार और तालिबान एक लग रही है, कमाल की बात है। आप कमाल की बात है। आपको अगर इस देश में आपको लगता है कि इस देश के लोग आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आप कहां बैठे हैं? कहीं अफगानिस्तान तो नहीं चले गए हैं कुछ दिन वहां गुजारने के लिए? आपको योगी सरकार और नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता, आप सुनिए जरा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनिए, ये कह रहे हैं योगी जी और बरादर और हक्कानी ये सब एक हैं। आप सोचिए जरा, ये तो इनकी सोच है। की बात, आप मेरी बात भी सुनिए। मेरे यूपी के भाइयों, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो दलित लड़की थी ना, जब उसका शव जलाया गया, भाइयों को संबोधित करिए। तालिबान ने किसी का नहीं जलाया, तालिबान ने वहां पे कोई नामकरण चेंज नहीं किया। तो आप तालिबान का राज लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? आपको इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में तालिबान का राज आए? यही कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की यही इच्छा है? तालिबान का राज आए। माजिद, अब शरिया को मानेंगे तो वो तो टीवी पे भी नहीं बैठने से मना करते हैं, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए। मैं वही आपको बताता हूँ। वहां पे महिलाओं के, एक सेकंड, विमेन वेलफेयर जो मंत्रालय था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। मजाक चल रहा है क्या? और आप उनके लिए ताली ठोक रहे हैं। कुछ आपको मैडम, मैं आपको बताता हूँ शरीयत में कितने फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सऊदी अरब में शरीयत का कानून है, वहां पे कंपेयर टू अमेरिका 10 टाइम्स कम क्राइम होता है। अमेरिका में 10 गुना ज्यादा क्राइम होता है, सऊदी में कम क्राइम होता है, क्योंकि वहां पे शरीयत है। जब हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई, हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, सोचिए जरा अंजना जी, शरीयत वाले कानून, इन लोगों को क्या प्रमोट हो रहा है? माजिद, महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लग गई है, आप इस बात से खुश हैं? प्लीज, आप इस बात से खुश हैं? मैडम, जब शरीयत का देश है ना, ड्राइवर घुसाए जा रहे हैं, एक सीधा सवाल का एक तो सीधा जवाब दीजिए। ऑक्सीजन मिला, योगी जी को ऑक्सीजन मिला, फिर आ गए आप योगी पे। अब बहुत जल्दी आप गाय पर भी आएंगे। ऑक्सीजन दे क्यों रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए ना। एक सेकंड, आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए। बुर्का और घूंघट वापस लाइए देश में।
बुर्का, घूंघट, हिजाब लाइए देश में कृपया करके। कम से कम बलात्कार की जो केसेस है वो कम हो जाएंगे हमारी देश। आप हिजाब चाहते हैं देश में? मैं हमेशा सोचती थी कि आपकी जो भी निजी सोच हो, लेकिन आप मतलब पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन अब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बहस में सिर्फ अंधेरा बिखेर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका सर। आवाज नीचे कीजिए। माजिद हैदरी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर महिलाओं को जो आजादी है वो रहेगी हमेशा। और ये बुर्का जिसको पहनना है वो पहने, समझे? इसको थोपने की कोई हिमाकत ना करे इस देश में। शांति से बैठिए। अब हो गया आपका जितना बोलना था, आपका ज्ञान देख लिया हमने, पूरा उसका देख लिया सर्कमफरेंस। पता नहीं कहां कौन से भंवर में जीते हैं आप। डॉक्टर संबित पात्रा और रिफा को दिखाइए। मैं इसके बाद से रागिनी जी फौरन आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल तो ये है ना कि क्या सरकार स्पष्ट कर रही है अपना स्टैंड? वो कह रहे हैं कि उम्मीद है हमें कि सरकार बेहतर होगी। लगभग पूरा विश्व यही तो कर रहा है, ऐसे ताक रहा है तालिबान की तरफ। वो एक के एक बाद एक तमाम आतंकियों को मंत्री बना रहे हैं, लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। क्यों? उस नर्क में घुसेगा। देखिए अंजना जी, जहां तक सरकार का विषय है, सरकार करोड़ों लोगों के हित के विषय में चिंतन करती है और कोई त्वरित कार्यवाही नहीं करती है। सरकार बहुत सारे पक्षों को देखने के बाद, अपने लोगों को उस देश से निकालने के बाद, एक एक भारतीय सुरक्षित देश में आ जाए, सारे विषयों पर बोलती नहीं है, करती है अंदर से। डिप्लोमेसी का बहुत चैनल्स होता है, किस प्रकार से मोबिलाइज किया जाता है वो आप जानती हैं। सरकार बहुत, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी और देश की सरकार हो, सभी सरकारें सोच समझकर काम करती है। ये कोई टीवी डिबेट जीतने वाला विषय नहीं है। किंतु सरकार ने कुछ कहा है, उसके कारण ये सारे लोग, सरकार ने अभी अपना विषय आर्टिकुलेट नहीं किया है तो ये सारे लोग तालिबान का समर्थन शुरू कर देंगे। बुर्का पहनने की बात कही जाएगी। रागिनी जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रेक का टाइम, ब्रेक 2 लाइन से 2 लाइन बोलना चाह रही हूँ प्लीज। 2 लाइन जल्दी से रागिनी जी। अंजना जी, राहुल गांधी बोलते हैं, पते की बात बोलते हैं। पिछले साल फरवरी में कोरोना की सुनामी के खिलाफ चेताया था। इस साल जुलाई में कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन का नेक्सस बन रहा है। वही देखने में सामने आया है। रशिया जो हमेशा से हमारा दोस्त था, उसने ट्रॉयका 6+ में हमको हटा दिया। ये सामरिक नीति है हमारी। अमेरिका जिसका ढोल हम बजाते रहे, ट्रंप का 125 देशों के साथ एक बयान जारी करता है और हमें छोड़ देता है। जिस शतरंज के हम माहिर खिलाड़ी थे, उस डिप्लोमेसी के शतरंज में एक प्यादा बना दिया। एक लाइन संबित पात्रा, आज देश की हालत है। और इसके बाद संबित पात्रा, आप देखते रहिए आज।